जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज का जो दिन है हमारे इतिहास का सबसे स्वर्णिम। हम जो इस समय पर जीवित लोग हैं और जो मतलब अपनी इस टाइम पर हम चीजों को नोटिस कर पा रहे हैं, हम आज के दिन को, वैसे तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स इस हमारे पिछले 30-40 साल के अंदर हुए हैं, 50 साल के अंदर, जिनको शायद हम कभी ना भूल पाए, लेकिन आज जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है, यहां से origin of third pole of theopolitics and the fourth pole of geopolitics हम देख रहे हैं, ये ओरिजिनेट हुआ है। आज मैं इसी मामले पर या इसी टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहूंगा और मैं यहां स्टार्ट करना चाहूंगा गिरधर सर से कि गिरधर सर, आप पहले इस चीज में स्टार्ट हमारे नॉलेज को बढ़ाइए कि अल्टीमेटली हम इसे कैसे फर्स्ट पोल ऑफ जियो पॉलिटिक्स की फॉर्म में देख सकते हैं सर। हरिमोहन जी, आपको और मेरे को पैनलिस्ट को, आपके दर्शकों को, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। और भगवान राम का नाम लेते हुए हम स्टार्ट करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम जी। ये जो आज अद्भुत दृश्य हमने देखा है, इस दृश्य को देखने के लिए हमने बहुत पुण्य किया होगा, क्योंकि पिछले 500 साल से कितने पीढ़ी इनके इस दिन देखने के लिए लड़ते लड़ते वो बलिदान दिए और आशा करते करते, भगवान का प्रार्थना करते हुए वो अपनी जान गंवाए बैठे हैं। मगर हमें वो दृश्य देखने का सौभाग्य मिला है, इसलिए हम बहुत पुण्य किए हैं। जब इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। हो सकता है कि हम पिछले जन्म में बलिदान देने वालों में से एक हुए होंगे, इसलिए हम दोबारा उसी क्षण को देखने के लिए फिर दोबारा हम पैदा हुए हैं। तो ये जो चीज है 500 साल में नहीं हुआ है, अब हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो चीज, भगवान राम दोबारा अयोध्या में विराजमान होना इस देश के लिए नहीं, यहाँ पूरे ब्रह्मांड के लिए वो एक क्या माइलस्टोन जैसा है, जो हिस्टोरिकली पूरा दुनिया का जो नक्शा है, इनका जो दिशा है, उसको बदलने वाली चीज है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि भगवान राम जब तक वहां नहीं थे तो कुछ भी हुआ करता था, मगर अब वो आके वहां विराजमान हो गया, तो यहाँ धर्म के आधार पर ही चलने वाले सरकारें आएंगे और देश में, दुनिया में रूल ऑफ लॉ और धर्म के रक्षा करने वाले ही सत्ता में आएंगे। ऐसे दिन हमें देखने को मिलेगा। तो धीरे धीरे से हमारी जो विरासत हमने खोए थे वो सब फिर दोबारा वापस आएगा। तो आप तीसरा पोल बोलिए, चौथा पोल बोलिए, जो भी पोल बोलिए, सबको खड़ा करने वाला भगवान राम है। और भगवान राम आ गया है। भगवान राम आ गया तो हम अब भारत को रोकने वाला कोई है नहीं है। भारत विश्वगुरु बनने में कोई बाधा ही नहीं रहेंगे। हम धीरे धीरे से हमारी विरासत को फिर दोबारा हम वापस लेंगे। तो ये जो चीज है, स्पेन में जब वो अल अंडलुस था, जब इस्लामिक शासन के अंदर था, तो वापस जब क्रिश्चियंस ने वापस लिया था, तो वहां के जितने भी मस्जिदें थे उनको तोड़ के वो दोबारा चर्चेस बनाए। तब से लेके आज तक बस एकमात्र सोमनाथ मंदिर का हम जीर्णोद्धारण कर पाए, मगर कुछ भी और ज्यादा इतने बड़े पैमाने पे कहीं नहीं हुआ है। पहली बार हमने एक ढांचा को तोड़ के एक भव्य राम मंदिर को बनाया है। तो ये कल्चरल रिवाइवल जो वेव चलेगा, वो ना कि भारत में, पूरे दुनिया में चलेगा। अब देखिए, इजराइल में देखिए, अभी भी वो जो टेम्पल माउंट है उसका, वो मुस्लिम्स के कब्जे में है। वो क्या कहते हैं, अल अक्सा मॉस्क वो कहते हैं। सिमिलरली अफ्रीका में भी बहुत से उनके जितने भी आस्था के स्थल थे वो सब चर्चेस बन गए हैं। अमेरिका में भी वही चीज है। तो अभी दोबारा जो है, सब लोग ये सोचने लगेंगे कि हम किस विरासत से आए हैं, हमारे ऊपर क्या जुल्म हुआ है, तो इससे हम बाहर कैसे निकले हैं। तो ये बस भारत के लिए नहीं है, एक देश के लिए नहीं है, पूरे दुनिया के लिए
अपना आस्था, अपना जो अस्तित्व है, अपना जो रूट्स है, उनमें जाने का एक क्या कहते हैं उसको, टर्निंग पॉइंट मान के चलिए. दिस इज अ डिफाइनिंग मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन. तो ऐसा मैं मानता हूं, भगवान राम दोबारा आना जो है, दिस इज गोइंग टू चेंज द होल नैरेटिव. भारत का ही नहीं है, पूरा दुनिया का नैरेटिव बदल देगा, ऐसा मैं मानता हूं. और भाग्यवान समझता हूं कि हमने अपने आंखों से इस जिंदगी में देखा है. पिछले जिंदगी में हमने क्या किया हमें पता नहीं है, मगर इस जिंदगी में हमें देखने का वो सौभाग्य मिला है. इसके लिए भगवान राम को और जितने भी यहां तक आने के लिए बलिदान दिए हैं, उन सबको शत शत प्रणाम करता हूं मैं. चाहे वो अशोक सिंघल जी हो, या करसेवक्स हो, या निहंग सिख्स हो, जो 19वीं शताब्दी में वो बलिदान दिए थे, या यहाँ गोधरा में करसेवक्स थे, या कोई भी हो, हजारों लाखों जो भी बलिदान दिए हैं, सबको प्रणाम करते हुए, भगवान राम की आगमन का आह्वान करते हुए, हम हमारी ऊपर दायित्व बड़ा है, ऐसा मैं मानता हूं. और as I said, this is going to be a tectonic shift in the narrative of humanity. अभिषेक जी, आपसे अगला सवाल इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कि जियो पॉलिटिक्स और थियो पॉलिटिक्स, यहाँ इंडिया को अब आप कहाँ खड़ा हुआ देखते हैं? आपको थोड़ा, मुझे पता है अभी जल्दी है, माफ कीजिएगा, मेरे कंप्यूटर की वजह से थोड़ा लेट भी हो गए, लेकिन अब आप बताइए इस जियो पॉलिटिक्स एंड थियो पॉलिटिक्स को आप कहाँ देखते हैं? जी धन्यवाद हरीश जी और आनंद जी और गिरिधर जी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम. जय जय श्री राम. सो देखिए, ऐसा है कि देयर वाज अ टाइम फॉर जियो पॉलिटिक्स और थियो पॉलिटिक्स, लेकिन आजकल की जियो पॉलिटिक्स में एक फैसेट हो सकता है थियो पॉलिटिक्स है, बट चूंकि जो करंट इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर है उसका जो कंटेंट है, जो उसका रूल है, उस रूल का जो कंटेंट है वो यूरोपियन प्रिंसिपल्स या यूरोपियन रिलेशन से ही आता है. बाद में उसमें और चीजें जुड़ी हैं, बट एसेंशियली इट ग्रू फ्रॉम यूरोपियन इंटरनेशनल रिलेशंस. तो यूरोप ने तो बहुत पहले ही थियो पॉलिटिक्स से किनारा कर लिया था, बहुत पहले ही कर लिया था. और जो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस आई, उसका थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन ही यही था कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी नो मोर बिलोंग्स टू डिविनिटी, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पॉपुलैरिटी. So the very essence of constitutional governance is in the popular sovereignty. That means the sovereign derives its legitimacy to rule the people from the demo and not from the God. So having said that, the only epicenter of so-called theo politics अगर कहीं है तो वेस्ट एशिया में ही बचा है. बाकी रेमिनेंट्स हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशन में गॉड की कोई बहुत ज्यादा या आप देखिए कोई क्रिश्चियन स्टेट एक कोई वो नहीं बना रहे हैं अपना ब्लॉक, या कोई हिंदू एक अपना ब्लॉक नहीं बना रहा है. द ओनली एक्सेप्शन इज सो कॉल्ड OIC, जो कि इस्लामिक नेशन के बेस पे कोई ऐसी आइडेंटिटी बनाई गई है. तो वो भी, उसकी भी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि OIC के जो OIC एज अ प्लेटफॉर्म के तो 57 मेंबर हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशनली मुश्किल से अरबिक स्टेट ही है जो अपने आप को इस्लामिक कहते हैं. और कोई भी स्टेट अपने आप को OIC का मेंबर जो है माइनस दी अरबिक स्टेट अपने आप को इस्लामिक नहीं कहता. चाहे आप टर्क्स का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें, चाहे आप सेंट्रल एशियंस का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें, चाहे आप किसी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें, ऑल ऑफ देम डिक्लेयर देमसेल्व्स टू बी अ सेक्युलर गवर्नमेंट. सो वेस्ट एशिया में है, इसका रेमिनेंट है, और इस्लाम को भी जाना उसी रास्ते पे है, क्योंकि जिस पेरेंट रिलीजन से वो आते हैं उसका तो जड़ दुनिया को मोनोथीज्म देने का, जो पाप कह लें या मोनोथीज्म देने का काम तो जूस ने किया ना. उन्होंने दुनिया को ये समझाया कि भाई मोनोथीज्म करके कोई कॉन्सेप्ट होता है, और प्लूरीथीज्म जो है, या जो मैनिफेस्टेशन ऑफ डेइटी ऑफ है, जिसको आप आइकोनोक्लाज्म कहते हैं, वो इस्लाम की देन तो नहीं है. वो देन तो बेसिकली सेकंड कमांडमेंट ऑफ द 10 कमांडमेंट का जो बेसिक फंडा है वो यही है, गॉड कैन बी डिपिक्टेड. तो इस्लाम तो हमेशा से इनहेरिटर ऑफ, वो कहता भी अपने आप को, वी आर इनहेरिटर ऑफ दिस रिलीजन, वी आर नॉट क्रिएटर ऑफ दिस रिलीजन. देयर इज अ डिस्टिंक्शन एंड दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड.
तो यस, जियोपॉलिटिक्स में थियोपॉलिटिक्स का एक एंगल है, बट आज की जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें मानवता की बात ज्यादा की जा रही है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स या यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी की बातचीत की जा रही है। और भारत का दशक होगा ही, भारत की सदी होगी ही इसलिए कि दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाने का काम सिर्फ और सिर्फ किसी ने किया, तो वो भारतीय संस्कृति और भारतीय फिलॉसफी ने किया, भारतीय दर्शन ने किया। बाकी सब तो जो जैसा हमारे बड़े कह रहे हैं वो थियोपॉलिटिक्स की ही बात करते रहे। बाकी दुनिया ने जो वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की बात की उसका जो एसेंस था वो या तो क्रिश्चियनिटी था या तो इस्लाम था। अब उसके बाद से जो ये नेशन स्टेट बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का जो सोसाइटी आया है, इसका बेस्ड कोई थियोक्रेसी तो है नहीं। दूसरी देखिए, इंडिया को रूल ऑफ लॉ का देश नहीं कहा जाना चाहिए। रूल ऑफ लॉ बहुत मायोपिक कॉन्सेप्ट। रूल ऑफ लॉ यूरोप में गदर मचा के रख दिया था। ऑब्सेशन फॉर द को की जो ऑब्सेशन थी वो आपको यूरोपियंस में आज भी दिखती है। अगर आप यूरोप में जाके रहें तो वो फॉर एवरी सिंगल ह्यूमन मैनिफेस्टेशन दे नीड अ लॉ, और उस लॉ को वो फिर इंप्लीमेंट कराते हैं, इन्फोर्स कराते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के एम्ब्लेम पे लिखा है यतो धर्मस्ततो जयः, जहां पे धर्म है वहीं पर विक्ट्री है। धर्म और लॉ में जमीन और आसमान का अंतर है। प्रभु श्री राम इज द लॉ ऑफ गॉड ऑफ मोरालिटी, नॉट गॉड ऑफ लीगैलिटी। लॉ तो ये था कि वो विधि सम्मत तो ये था कि ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते उनका क्लेम था कि हम राजा बन जाए। उन्होंने अपने पिताजी के लिए लीगैलिटी छोड़ के मोरालिटी को तरजीह दी। और पूरे वेस्ट में आप अगर जो लीगल डिस्कशंस को पढ़ें तो लॉ वर्सेस मोरालिटी को लेकर के बहुत डिस्कशन चला है। देखिए, भारतीय फिलॉसफी संविधान है। भारत ने कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी दी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स दिए। इन प्रिंसिपल्स को मान करके लॉज बनते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जितने भी स्टैट्यूटरी या लॉज बने, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेटिव हो, उन सबको संविधान सम्मत होना पड़ता है। और दुनिया को संविधान देने का काम भारत ने किया है। जब हम कहते हैं, जैसे आप धर्म की ही बात कर लें, धर्म की कल्पना जो है वो हमारे यहाँ क्या लिखी हुई है, जो यतो धर्मस्तो जया जो कि सुप्रीम कोर्ट में लिखा है, अगर आप उसका पूरा वो पढ़ें, जो वर्ष है गीता से लिया गया उसको, उक्तवानस्मि दुर्बुद्धिम नंदन दुर्योधनम पुरा यतः कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जयः। फिर धर्म क्या होता है इसको भी बताया गया है। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मा धर्मो न हंतव्यः मानो धर्मो हतो वधि। That means dharma destroys those who destroy it. So once you have a constitutional philosophy as deep as this, rule of law becomes a very minute aspect of the rule of dharma. Rule of dharma is such a comprehensive concept. It encompasses rule of law. It encompasses rule of morality. Because law हो सकता है पर law से justice हो ये जरूरी नहीं है। आपके पास law हो सकता है and every law leads to a justice. I don't believe in that. There are so many times laws end up doing injustice. तो आज जो है ये रूल ऑफ धर्म की उद्घोष है। भगवान श्री राम रूल ऑफ धर्म की जिसे कह लीजिए परिरक्षण है। उन्होंने धर्म की बातचीत की। उन्होंने ये नहीं कहा कि अपने बाप से भाई मेरा तो यार मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं, ये लॉ ऑफ सक्सेशन का तो ये रूल है, एज अ रूल ऑफ लॉ आई एम हियर इंटाइटल्ड टू सिट एट द थ्रोन। आप जो कर रहे हो वो इलीगल है। तो ये अगर यूरोपियन माइंडसेट होता तो अपने बाप से लड़ जाते, क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ की बात करता। तो भारतीयों के जो मैंने देखा है कई इवन लीगल प्रोफेशन में एक ऑब्सेशन है रूल ऑफ लॉ का। उसका रीजन ये डाइसी, और ये चूंकि हमें वही पढ़ाया ही गया। वी हैव बीन मेड स्लेव्स ऑफ द यूरोपियन डॉक्ट्रिन्स। और आज की प्राण प्रतिष्ठा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की प्राण प्रतिष्ठा है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन का प्राण प्रतिष्ठा जो है वो भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन को वेदों से, पुराणों से, हमारे कस्टम से, कन्वेंशन से जोड़ेगा। वरना इन लोगों ने तो भारत को से जो भारत गया वो उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण इसके भाग में आप पुराण को पढ़ लें या आप दूसरे उसको पढ़ लें, कभी भी पूरा पश्चिम दक्षिण में नहीं दिखा। ये 50 के बाद की नैरेटिव आई है
कि दक्षिण का कल्चर अलग है, पूरब का कल्चर अलग है, इसका कल्चर अलग है। उन्होंने कहा कि भारत की तो कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी की ब्यूटी ही यही थी। उसने कहा कि अपना कल्चर अपने हिसाब से दो, हम तुम्हें फिलॉसफी दे रहे हैं, उस फिलॉसफी को मूर्त रूप देने का काम तुम्हारा अपना है, और हम माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करते। समझ रहे हैं? सो जियो पॉलिटिक्स की एक एंगल, एक रेमिनेंट भले थियो पॉलिटिक्स हो सकता है। भारत की सदी इसलिए होगा कि नाउ इट इज गोइंग टू बी दी धार्मिक पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड टाइम हैज कम फॉर इंडिया टू टेक द लीड। और मोदी जी से ज्यादा बड़ा अच्छा तो कोई इंसान हो नहीं सकता। मेरा उनको मतलब हाथ जोड़ करके जिसे कह लीजिए मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जो उन्होंने 13 दिन का व्रत रखा, इतना कठिन व्रत रखा, एक एक नियम का पालन किया इस प्राण प्रतिष्ठा के पहले। तो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कहते हैं कि वो स्टेट का रिलीजन नहीं होना चाहिए। स्टेट का रिलीजन नहीं होना चाहिए, बस स्टेट का धर्म होना चाहिए। बिना धर्म के स्टेट कैसे हो सकता है? सो ऐसा अगर राजा हो, ऐसा धार्मिक अगर राजा हो, तो फिर भारत को अपना स्थान लेने के लिए बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। जी आनंद जी, आपसे एक क्वेश्चन यही है, अभी फिलहाल यहाँ पर ही रुके हुए हैं कि ओरिजिन ऑफ इंडिया एज जियोपॉलिटिक्स in the as a pole in the geopolitics, mainly in the form of theopolitics. अभी हालांकि अभिषेक जी ने आउटवर्डली उसे रिजेक्ट करने की कोशिश करी कि एक को छोड़ के बाकी कहीं नहीं है। हालांकि मैं उसमें काउंटर क्वेश्चन करूंगा अभिषेक भाई, एक सवाल का तो जवाब आपको देना पड़ेगा अभी। लेकिन सर आप इसे कैसे देखते हैं, थियोपॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स का मिक्सचर जिसमें इंडिया एज अ पोल ऑफ थियोपॉलिटिक्स भी इमर्ज कर रहा है? सर देखिए, एक्चुअली क्या है ना, वेस्ट ने जियोपॉलिटिक्स प्रमोट किया, थियोपॉलिटिक्स से उन्होंने एक अपरेंट डाइवोर्स किया व्हेन दे फॉट विद द चर्च, कैथोलिक चर्च से उनका जो ये हुआ, तो उसके बाद नेशन स्टेट वगैरह वो सब चीज़ें आई और रूल ऑफ लॉ वगैरह वगैरह सब बातें हो गई, बिकॉज दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू चर्च का जो रूल था उनके ऊपर, उससे खुद को वो हटा रहे थे, बिकॉज द पोप वॉज मेडलिंग टू मच इन द अफेयर्स ऑफ स्टेट। उसके बाद क्या हुआ, इफ यू सी wherever they were conquered, the local religions have vanished. They have not been content with just imposing the rule. They always made those nations as Christian religion. अब आज भी मिशनरीज तो भेज ही रहे हैं, मतलब मुंह से बोल रहे हैं कि भाई हम कानून की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, कोई रिलीजन की बात नहीं। हाँ, बल्कि आप रिलीजन हमारा एक्सेप्ट कर दीजिए, यू बिकम क्रिश्चियन। तो ये जो डिस्ट्रॉय करते हैं, तो अल्टीमेटली सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। लॉजिक तो यहाँ भी बनता है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रूल ऑफ लॉ, देन व्हाई द हेल इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्सेप्टिंग क्रिश्चियनिटी हियर? कि भाई तुम रूल ऑफ लॉ एक्सेप्ट कर रहे हो तो क्रिश्चियनिटी की जरूरत क्या है? वही तो बात है। आप मुंह से मतलब क्या है कि मुंह में राम बगल में छुरी हम कहते हैं, तो वैसे ही बात है ये कि हम तो भाई लॉ को लेकर आए हैं। आपके जो ट्राइबल लॉज वगैरह हैं वो तो ठीक है भाई, चलता है। I mean, these are too backward and all. But then when you take our laws, you just don't take our laws. I mean, you can remain a tribal and you can still adopt those laws. भाई हम हिंदू रहे हैं, हम उनके लॉज बखूबी समझते हैं, हमारे लोग वहां बैरिस्टर भी बने हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी किए हैं। साल्वे जी तो लंदन में भी आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी तोप है? बट दे वॉन्ट टू कन्वर्ट। अपॉर्चुनिटीज उन्होंने पहले जमाने में तो उनको ही दी जो कन्वर्ट हुए। तो ये जो बैकडोर से जो एंट्री है ना, वो है ही, बिकॉज रिलीजन डज लीव एन इंप्रेशन ऑन अ पर्सन एंड इट डज इन्फ्लुएंस द डिसीजंस। तो धीरे से एक झटके में वो खींच लेते हैं। यू रिमेन, मतलब लॉ का फ्रेमवर्क वगैरह सब रहता है, बट देयर इज अ subliminal control. That is what I mean by theopolitics. There is a subliminal control which is exercised. आज इनके इतने जोर से, मतलब इनके जो मिशनरीज आते हैं and they interfere. Why the hell does the Pope want to convert? Harvest India? What do we have to give to the Pope? We don't.
तो ये जो है ये जरूरी नहीं, मतलब थियोपॉलिटिक्स होता ही होता है, बिकॉज यू सी अल्टीमेटली फेथ इज एन इनेट नीड ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। तो कहीं ना कहीं वो एंकर ढूंढता है और वहीं क्लैश हो जाता है। इट इज यूज्ड एज अ रूट ऑफ, इट्स यूज्ड एज अ, एक्सक्यूज नहीं कहूंगा, इट इज रूट यूज्ड एज अ, यू कैन से प्रिटेक्स्ट फॉर क्लैश। डोमिनेंस को जब आप फेथ का चोला पहनाते हो ना, तो एसेट करने के लिए आपके पास एक कलेक्टिव फोर्स हो जाती है। वही हो रहा है। सी व्हाट इज सोशलिज्म? हम कम्युनिज्म जो कहते हैं वो भी अपने आप में एक बिलीफ सिस्टम ही है। It is socialism or communism, as I mean, communism or socialism, as you may call it. It is the world's second most malignant superstition. उसका भी ट्रेल ऑफ डिवास्टेशन वही है जो फर्स्ट मोस्ट मैलिग्नेंट सुपरस्टिशन का है। आई रेस्ट माय केस। सर, गिरिराज सर, आपसे क्वेश्चन है मेरा। देखिए प्रॉब्लम, अब देखिए दो एक फॉर्म्स आ चुकी हैं। एक अभिषेक मिश्रा जी कह रहे हैं कि देखिए जियो पॉलिटिक्स में थियोपॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओआईसी में बची हुई है। लेकिन आनंद सर ने जिस तरीके से कहा कि देखिए हिडन कंटेंट तो अभी भी लॉ का है, अभी भी लॉ का एक हिडन कंटेंट है जिसमें वो कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, लेकिन आप क्रिश्चियन बन जाइए। अगर क्रिश्चियन दुनिया में क्रिश्चियनिटी गायब होती या रिलीजन या जियो पॉलिटिक्स में थियोपॉलिटिक्स गायब होती तो दुनिया में ये क्रिश्चियंस जो हैं वो कन्वर्जन करवाते क्यों फिर रहे हैं? ठीक है, और मेरा यही क्वेश्चन था कि अगर ये एक तरफ ये कन्वर्जन करवाते फिर रहे और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन कंट्रीज आज के दिन यही है कि ये कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ के पीछे पीछे हिडन फॉर्म में रूल ऑफ बाइबल और क्रिश्चियनिटी को एस्टेब्लिश करते चले गए। दूसरा, यही काम ओआईसी ने किया है पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग लेवल पर। अगर आप देखेंगे तो कन्वर्जन इस्लाम का आज के दिन सबसे ज्यादा है यूरोपियन वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि वहां यूरोप में जहां पर क्रिश्चियनिटी थी वहां एक तरीके का वैक्यूम क्रिएट हो गया। उस वैक्यूम को पॉसिबली इन्होंने नहीं समझा, लेकिन जो वहाबिज्म एंड ऑल वाली थ्योरी थी उसने कहीं ना कहीं वो एस्टैब्लिश किया और एक अलग ही लेवल का ऑरा क्रिएट हो गया। हालांकि आज हम कुछ ज्यादा ही डीप डिस्कशन कर रहे हैं और बहुत से लोगों को समझ में नहीं आने वाली, बट स्टिल मैं ये डिस्कशन करूंगा। तो सर आपका इस मामले में क्या है कि जियो पॉलिटिक्स और थियो पॉलिटिक्स के अंदर एक वैक्यूम जो क्रिएट किया क्रिश्चियन वर्ल्ड में, वो बाहर तो चल रहा है लेकिन यूरोप में गायब हो गया और वो एक अलग सा कॉन्फ्लिक्ट की फॉर्म में नजर आ रहा है, लेकिन दोनों चल पैरेलल रही हैं। उसमें हम कम्युनिज्म को भी बाद में डिस्कस करेंगे। सर, लॉ जो है वो कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा। लॉ कीप्स चेंजिंग, डिपेंड्स ऑन द टाइम। हर समय में इस काल का जो चाहिए वो अमेंडमेंट उसमें चलता रहेगा। अब देखिए, हमारी पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सो कॉल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ब्रिटिश प्रोटेस्टेंट थियोलॉजी के बेसिस पे बनी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसमें थियोलॉजी तो ऑलरेडी है। व्हेन यू कॉलिंग रूल ऑफ लॉ, किसकी लॉ है? लॉ एज डिफाइंड बाय द बाइबल, लॉ एज डिफाइंड बाय द चर्च ऑफ इंग्लैंड। तो उसके आधार पर आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनी है। तो आप जो भी यहाँ सो कॉल्ड रूल ऑफ लॉ बता रहे हो, दैट इज रूल एज डिफाइंड बाय देम, नॉट बाय योर सिविलाइजेशन। आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो परंपरा है, वो उसको डिफाइन नहीं करती है। आपकी जो धर्म है, जैसे अभिषेक जी ने बताया, आपकी जो धर्म का परिभाषा है, जो हम सदियों से हम यहाँ लोग जीते आए हैं, और आपकी जो शास्त्र है, आपकी जो इतिहास, पुराण, वेद, उपनिषद से सब है, इसके चलते हुए आपकी जो अवधारणा है, आपकी जो सोच है, आपकी जो परंपरा है, वो आपको सो कॉल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखता नहीं है आपको। इसीलिए आपको क्लैश आ रही है। इसीलिए आप सबरीमला का केस में ये कहते हैं कि औरत, लेडीज जा सकते हैं उधर। डिनोमिनेशन जो है वो बैठता है, अब्राहमिक रिलीजियस में बैठता है, मगर यहाँ हमारे संप्रदाय वो डिवीजन नहीं होता है। तो ये कंफ्यूजन देखिए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब देखिए,
सो कॉल्ड कंट्रोल और रिलीजियस प्लेसेस, वो बस हमारी पास ही है, उनके पास क्यों नहीं है? उनके इंस्टीट्यूशंस के ऊपर क्यों नहीं है? और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो हमारे ऊपर लागू होता है, उनके ऊपर कोई लागू नहीं है। उसके बाद जो ये लॉ बनी थी, उसके बाद ये लोग ज्ञानवापी मास्क में कितने चेंजेस लाए, फिर ईदगाह में मथुरा में कितने चेंजेस लाए, बाकी मंदिरों का जो इनके पास कब्जा है उनमें कितने चेंजेस लाए, इनको तो अप्लाई नहीं होता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस एग्जेम्प्ट्स द सो कॉल्ड माइनॉरिटीज। आपके राइट टू एजुकेशन एक्ट जो भी आया है वो भी इनको एक्सक्लूड करती। तो मतलब आपका सो कॉल्ड लॉ है दैट इटसेल्फ द बेसिस, उनका नींव जो है, उनका जो बेसिस है वो थियोलॉजी है, थियोलॉजी के आधार पर बनी है। जब वो थियोलॉजी के आधार पर बनेंगी तो रूल ऑफ लॉ जो है दैट विल क्लैश विद योर सिविलाइजेशन। तो यही भारत में हमें देखने को मिल रहा है। तो बाकी देशों में भी यही है। अब देखिए न्यूजीलैंड में माओरी कल्चर खत्म हो गया और रेड इंडियन कल्चर वहां अमेरिका में खत्म हो गया। फिर एल्जेटिक्स और जितने भी थे साउथ अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में, उसको खत्म कर दिए हैं लोग। और अफ्रीका की कल्चर्स तो कितने खत्म कर दिए हैं लोग। रूल ऑफ लॉ चल रही है उधर। अगर लॉ कौन बना है? वो ब्रिटिश जो भी है, यूरोपियंस ने बनाया। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। यू आर डिफाइंड एज अ जियोग्राफिक एंटिटी बट नॉट एज अ सिविलाइजेशन। आपका कंफ्यूजन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन योर थियोलॉजी। So that is our problem. As long as this constitution exists, भारत में धर्म का फिर क्या कहते हैं उसको, हायर पेडेस्टल पे रखना बहुत मुश्किल है। पहले इनको खत्म करना है। वी हैव टू ब्रिंग अ भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन आवर सिविलाइजेशनल एक्सपीरियंस, तभी आप कर सकते हो। तो यू कैन नॉट इग्नोर थियोलॉजी इन सो कॉल्ड रूल ऑफ लॉ और गवर्नेंस, इसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब यूरोप में देखिए, जो क्रिश्चियन बाइबल के आधार पर उनके कॉन्स्टिट्यूशंस बने थे पहले, धीरे धीरे से दे आर ट्राइंग टू एक्सेप्ट सो कॉल्ड इंक्लूसिवनेस के नाम पे, दे आर ट्राइंग टू एक्सेप्ट इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। उनके हलाल फूड हो या जो भी हो, उनका बुर्का पहनना हो। फ्रांस में तो विरोध हो रहा है अभी। नाउ देयर इज अ ह्यूज वेव गोइंग ऑन, सो कॉल्ड राइट विंग वेव। वहां धीरे धीरे से जॉर्जियो मेलोनी आ गई है, बहुत से लोग वहां रेबल कर रहे हैं, मगर उनके लॉस में, उनके रूल्स में दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दिस नॉनसेंस। अभी यूके में देखिए आप, जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं, उनको कोई भी उनका रिलीजन से कोई नाम लेने के लिए डर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट, पुलिस। क्यों? बिकॉज द होल थिंग इज बेस्ड ऑन थियोलॉजी। बगैर थियोलॉजी का वहां लॉ नहीं है। तो उनका क्रिश्चियन थियोलॉजी तो धीरे धीरे से घट रही है, और सो कॉल्ड इंक्लूसिवनेस के चलते हुए बाकी जो अब्राहमिक रिलीजन से उनका वर्चस्व बढ़ रहा है। तो भारत में हमें ये थियोलॉजी बेस्ड जो है वो खत्म करनी है। हमें धर्म के आधार पर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सोच है, हमारी जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, हमारी डिफेंस हैं, सब कुछ उसी के आधार पर जाना है। अब देखिए, डिपार्टमेंट का नाम भी आपने डिफेंस रखा है, आपका सोच भी इतना डिफेंसिव हो गया है। मगर भगवान राम का आज जो उनका विराजमान भगवान राम का हम दर्शन किए थे, उसमें उनका जो अभय हस्त है, अभय हस्त में उनका ऑलरेडी वाण है उनमें। मतलब धर्म और छात्र दोनों साथ में ही चलना है। वो भारत है। भारत में आप चाहे वो किर्गिस्तान से लेके आप इंडोनेशिया तक देखिए, कैस्पियन सी से लेके लाओस तक देखिए, कहीं भी आपको एक भगवान आपको नहीं मिलेगा जिसके हाथ में अस्त्र नहीं हो। वी वर अ सिविलाइजेशन विच अंडरस्टूड दैट यहां शांति और यहां कुछ भी होना है तो आपके पास शक्ति होना है। दैट वाज किल्ड इन आवर कंट्री। ब्रिटिश ने इसको खत्म कर दिया। पहले वी वर डिफाइंड, हमसे पूरा ये छीना गया। बट सो कॉल्ड माइनॉरिटीज जो भी है, उनके पास अभी भी हथियार है, हमारे पास नहीं है। इसीलिए इतने राइट्स जब होते हैं, आज भी हुआ है, जो मीरा रोड पे हुआ है मुंबई में, जो अटैक हुआ है, उनके पास कहां से आता है, हमारे पास क्यों नहीं है? उनके जुलूस जब निकलता है, हम क्यों नहीं मारते हैं? सो हिंदूज हैव बीन डिफाइंड एंड द अदर्स हैव बीन लेफ्ट, क्या कहते हैं उसको, खुला छोड़ दिया उनको। ये प्रॉब्लम है। सो द प्रॉब्लम इज विद थियोलॉजी इन योर
सो कॉल्ड लॉ। जब तक ये थियोलॉजी से हम बाहर नहीं हटेंगे तब तक धर्म का पुनर्स्थापन करना मुश्किल है। मगर जैसे मैंने कहा है, भगवान राम विराजमान होने के बाद हमें ये उम्मीद जाग गई है कि धीरे धीरे भारत में सो कॉल्ड वेस्टर्न रूल ऑफ लॉ, वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन, इसका खत्मा हो जाएगा और हमारी धर्म के आधार पर, हमारी सिविलाइजेशन के आधार पर पुनः हमने हमारी भारत को खड़ा करने का अवसर मिला है। वो दिन हमें देखने को मिलेगा, ऐसा मेरी कामना है। अभिषेक भाई माफ कीजिएगा, सवाल पूछे बगैर नहीं रह पा रहे। पूरी डिस्कशन में ये निकल कर आ रहा है। मैं एक्चुअली मतलब जिन लिटरली अभी भी एक कमेंट आया है कि आप उनको क्यों नहीं बुलाते, उनको मतलब वो टोन की फॉर्म में, क्योंकि आज पता है कि आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो रूट लेवल पर बहुत जबरदस्त है और अच्छों के ऊपर से जा रहा है। लेकिन डिस्कशन होगा और जिसको समझ में आएगा वो एक अलग लेवल पर। थियोलॉजी इन द लॉ आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है और उसके बाद थियोलॉजी हिडन पार्ट में दुनिया में आज भी मौजूद है। सर एक्चुअली मैं सभी को इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। अभिषेक भाई जो हैं उन्होंने लॉ में ही डॉक्टरेट किया हुआ है और इंटरनेशनल लेवल की जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट है। मैं बाकी बहुत ज़्यादा इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना है कि अभी भी इंटरनेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गोवा के अंदर ये लेक्चरर है। तो जिस तरीके से वो बताएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आगे तो खोल के रखेंगे। अब एक भाई सवाल तो बनता है। नहीं, बिल्कुल सवाल बनता है। और ये जो भय है हमारे मन में, वो भय किसी हद तक सही है, मगर उस भय का बेसिस सही नहीं है, क्योंकि संविधान जो है वो अपरेटस क्रिएट करता है और कुछ नहीं देता भारत का संविधान। भारत के संविधान के आप सारे पार्ट्स को अध्ययन करें, वो कोई आपको कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी नहीं देता कि धर्म क्या है और लॉ क्या है। वो बताता है कौन लॉ बना सकता है, कौन लॉ नहीं बना सकता है, किसके पास लॉ मेकिंग पावर है, किसके पास नहीं है, किसके पास लॉ को डिसाइड करने की पावर है, किसके पास नहीं है। ये लोग जो लॉ बनाएंगे उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और ये लोग जो लॉ डिसाइड करेंगे उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये व्यवस्था तो आपको देनी पड़ेगी। व्यवस्था के बिना आप धर्म की स्थापना तो नहीं कर सकते। जो हमारे एक समाज में ये बात है, उनकी जो भय है उसको मैं समझ सकता हूं, क्योंकि अभी तक की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था ने भारतीय समाज को यूरोपियन प्रिंसिपल्स के साथ देखा और एक सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट जो कि बड़ा ही मिसअंडरस्टूड है उसको इम्पोज कर दिया भारतीय कल्चरल रिवाइवलिज्म को रोकने के लिए। बट आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति रोष रखने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रधानमंत्री मोदी को चुन के भेजें, पर आपको यही कॉन्स्टिट्यूशन राम मंदिर दिला देगा। आपने गलत प्रधानमंत्री को चुन के भेजेंगे तो यही कॉन्स्टिट्यूशन आपका राम मंदिर के बदले में गोली चला देगा। तो हमारे संविधान में धर्म की रक्षा करने की कोई भी पाबंदी नहीं है। अगर कहीं आपको धर्म से संबंधित चेंजेस लाने हैं तो वो है हमारे स्कूल और यूनिवर्सिटियां, जहां पे दिमागों को बनाया जा रहा है। आप ये कॉन्स्टिट्यूशन हटा देंगे, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन लाके क्या लिखेंगे? व्यवस्था ही तो लिखेंगे। क्या हम वापस राजशाही लाना चाहते हैं या हम क्या और सिस्टम लाना चाहते हैं? वो तो असंभव है अब कि हम किसी राजा को अपना वो बना लें कि वो हमको रूल करेगा और फिर ये करेगा। हम अपनी फ्रीडम तो नहीं देने जा रहे हैं और ये भी तो नहीं अज्यूम कर सकते कि जो राजा बनेगा वो राम प्रभु श्री राम के वाला ही सोच रखेगा। क्योंकि राजा के पास पावर आएगा तो उसने तो सारे मिसयूज करने हैं। सो पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म का फिर कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन जो यूरोप का है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इज अ रिजल्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द चर्च। ठीक है ना? पॉलिटिकल पावर जो बाइबल में से निकालते हैं तो वो पॉलिटिकल पावर जब आपके पास आ गई तो क्वेश्चन अब इस पावर के साथ क्या करना है आपको। तो उस पावर को आप एक व्यवस्था में दे देते हैं, उस व्यवस्था को डिफाइन करने का, डिसाइड करने का पावर आपके पास रहता है। बांडुंग कॉन्फ्रेंस जब हुई डीकॉलोनाइजेशन के बाद,
तो बहुत सारे गवर्नेंस के मॉडल आ गए। कोई कह रहा था सोशलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होनी चाहिए, कोई कह रहा था डेमोक्रेसी होनी चाहिए थी, कोई कह रहा था किंगली सिस्टम होना चाहिए। जैसे यूरोप में देख लें, आप यूके को ही देख लें, यूके में रिपब्लिक आज तक नहीं बना, वो अभी भी एक वो है किंगली सिस्टम से चलते हैं, बट वो डेमोक्रेसी है। So the point you need to understand कि Article 245, 246 of the Constitution of India grants power to make law. It does not grant the power to make what kind of law you want to make. अगर आपका रूलर ऐसा है जिसकी मानसिकता वक्फ बोर्ड वाली है तो वो वक्फ बोर्ड का लॉ बना देगा। पर यदि आपका रूलर ऐसा है कि वो अयोध्या में जाकर के राम मंदिर बनाना है, उसने उनके आने से सुप्रीम कोर्ट को मैसेज चला गया कि क्या निर्णय आना है। तो व्यवस्था में कमी नहीं है, व्यवस्था में चलाने वालों की कमी है। चलाने वालों की बुद्धि कैसी है इस पे डिपेंड करेगा। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत भी सोमनाथ मंदिर का भी प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, हालांकि 2 भाग में व्यवस्थाओं का डिवीजन हो गया था। कोई कह रहा था कि नहीं होना चाहिए, कोई कह रहा था होना चाहिए। मेरा यह मानना है कि रूल ऑफ धर्म को भारत को लोगों ने समझाया नहीं। भारत को कॉन्स्टिट्यूशन देकर के, और चूंकि हम एक जिसे कह लीजिए कॉलोनियल व्यवस्था से निकले थे, उस व्यवस्था में हमने लोगों को तो चेंज कर दिया, इंस्टीट्यूशंस को भी चेंज कर दिया। पार्ट 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें आर्टिकल 370 था, उसका नाम ही था ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस। तो हम ट्रांजिशन किस चीज से किए? हमने इंस्टीट्यूशनल ट्रांजिशन कर लिया, हमने विजडम का ट्रांजिशन नहीं किया। हम यूरोपियन विजडम से ही चलते रहे। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हमने वो बनाए जो जिन्होंने हमें एंटी इंडियन बना दिया, या जिन्होंने ये बुलवा दिया कि इंडियन होने का मतलब क्या है। अब हमें ऐसा लगता है एज एन इंडियन कि हमारे धर्म पुराणों में कुछ ऐसी बातें लिखी है जो हम जानेंगे तो हमें कुछ बहुत ज्यादा जबरदस्त चीज मिल जाएगी, और हम जानना चाहते हैं कि हम कौन है। और वो मेरे अंदर भी यही इच्छा है कि मैंने वेस्ट की सारी फिलॉसफी पढ़ ली है, मगर मुझे अपनी फिलॉसफी नहीं आती, क्योंकि मुझे पढ़ाया ही नहीं गया। मैं 43 साल की अवस्था में मैंने किताब ढूंढी रिसर्च करते करते, न्याय सूत्र, और वो भी मैंने थ्रू ये यूट्यूब ढूंढी। तो मैं फिर ये कहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रति ग्रजेस, मैं समझ सकता हूं कि ये जो क्रोध है वो जायज है, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल दोष नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में यदि आप मोदी को लाएंगे और योगी को लाएंगे तो वो आपको राम मंदिर दे देंगे। आप मुलायम सिंह को लाएंगे और बाकी और जिसको लाएंगे वो आपको वक्फ बोर्ड दे देंगे। पावर उनके पास है लॉ बनाने का, जैसा लॉ चाहे वो बना दे। और ये पावर किसी को तो देना ही है आपको ना। अपनी और व्यवस्था आप लाएंगे, इस कॉन्स्टिट्यूशन को फेंक देंगे, तो नई व्यवस्था में भी पावर तो किसी को देंगे ना। खेल तो पावर देने का है, पर उस पावर को, जैसे उद्धव भाऊ ठाकरे का केस ले लें, पावर के लिए अब वो सेक्युलरिज्म की बात कर रहे, राम मंदिर का अलाप छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है ना, पावर का खेल है। चीफ मिनिस्टर तो बनाना ही है किसी को, आप उसका नाम राज प्रमुख रख दे, उसका नाम कुछ और रख दे। तो नेहरू जी थे तो उन्होंने जो हमारी राज धर्म की दंड आया तमिलनाडु से, उसको उन्होंने कह दिया ये किसी राजा का दंड है। लेकिन राजा चेंज हुआ तो उसने फिर उसको जाके संसद के मेन गलियारे में जाके कर दिया, बोला ये राजदंड हमारी। उन्होंने तो वॉकिंग स्टिक बोला उसे। जी 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 जी, वही वही। हाँ, वॉकिंग स्टिक बोला, मतलब इतना। राजा का वॉकिंग, हाँ, वॉकिंग स्टिक। जी जी जी। सो मैं वही कह रहा हूं कि मैं एज अ हिंदू, एज एन इंडियन और एज अ सनातनी, अगर हमें चेतना लानी है स्कूलों में जाके, कॉलेजों में जाके, वहां से चेतना बदलेगी। क्योंकि व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, व्यवस्था के चलाने वालों में कमी है। शिक्षक वेद है, वेद लिखने वालों ने या वेद की श्रुति करने वालों ने, उसके बाद वेद को ट्रांसफर करने वालों ने वेद लिखा, उसके बाद चरवाक आ गए। चरवाक ने कैसा बकवास है, कोई रीजनम ओनम नहीं है, जो है यही है, खाओ पियो मर जाओ। फिलॉसफी देने के लिए आपको हमेशा से काउंटर फिलॉसफी मिलेगी, क्योंकि भारत ने कभी भी मस्तिष्क के, भारत की जो वो है फिलॉसफी, इसकी ब्यूटी ये है कि इसने फ्रीडम जो है ये आपको हमेशा दे के रखा। इसलिए ये दुनिया बताती है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन देने हैं तो मेरा क्रोध से वो हो जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी किताब में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन में ये बता दिया कि हिंदुइज्म का, सनातन का फिलॉसफी कास्ट है, इनइक्वालिटी उनके अंदर बैठी हुई है, विदाउट एक्सप्लेनिंग की भैया पुरुष सूक्त में जो लिखा हुआ है उसकी व्यवस्था को एक्सप्लेन तो करो।
तुमने फिलॉसफी और सोशियोलॉजी के डिस्टिंक्शन को खत्म कर दिया। सोशियोलॉजी जो तुमने ऑब्जर्व करी उसको बता दिया ये हमारी फिलॉसफी है। और क्यों? क्योंकि तुम्हें उस समय जो बात हो रही है थियोलॉजी की, चूंकि उनको क्रिश्चियन थियोलॉजी को सही करना था कि भाई इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिश्चियनिटी देता है, बाकी कोई नहीं देता। बट आज वेस्ट निकल चुका है क्रिश्चियनिटी से, उसने भी अपने लोगों को, ऐसा नहीं कि क्रिश्चियनिटी खत्म हो गई है, अब उनकी कल्चरल क्रिश्चियनिटी बची है। पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी हैज बीन कंप्लीटली जिसे कह लीजिए फिनिश्ड। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है यूनाइटेड नेशन चार्टर। जब यूएन चार्टर बना तो यूएन चार्टर के जो प्रिंसिपल्स आर्टिकल्स 2 में दिए गए हैं, 7 प्रिंसिपल्स, उसमें तीसरा और चौथा प्रिंसिपल ही इस चीज पे बेस्ड है, जब उन्होंने कहा कि यूज ऑफ फोर्स का इंटरनेशनल रिलेशन में कोई स्थान नहीं होगा। वो ये क्यों कह रहे थे? क्योंकि इसके पहले सेंट ऑगस्टीन और बाकी जो उनके ह्यूगो ग्रोशियस जैसे जो ऑथर्स थे, वॉर एंड पीस लिखने वाले, वो उन्होंने एक जस्ट वॉर की थ्योरी दी थी। जस्ट वॉर की थ्योरी का मतलब था कि क्रिश्चियनिटी को डिफेंड करने के लिए यदि कहीं जाके लड़ाई लड़ना पड़े तो आपके लिए वो लड़ाई जो है वो वैलिड है। लेकिन जब आप कह रहे हो कि इंटरनेशनल रिलेशन में फोर्स नहीं यूज कर सकते, कारण कुछ भी हो, भले वो क्रिश्चियनिटी को सेव करना हो और ना करना हो, तो आपने बहुत बड़ा लीप ऑफ फेथ ले लिया। आपने वर्ल्ड ऑर्डर को बेसिकली थियोलॉजी से डीथियोलॉजाइज कर दिया, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो मैं एक बात बस इतना कहूंगा कि हमारे अंदर जो गुस्सा है वो जायज है, क्योंकि इस व्यवस्था में बैठे हुए लोगों ने हिंदुइज्म को डिमोनाइज करने की कोशिश की। इस व्यवस्था में बैठे हुए लोगों ने हमारी फिलॉसफी का मजाक उड़ाया, बिना डेप्थ गए बहुत सतही आर्ग्यूमेंट्स फेंके उन्होंने। अब जैसे कि आप मंदिर जाओगे कि हॉस्पिटल जाओगे, इससे सतही आर्ग्यूमेंट मैंने आज तक नहीं देखा। अरे अगर हमें भैया हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े, हम सारी जिंदगी स्वस्थ रह गए, तो हम मंदिर भी ना जाएं। और हमारी माता जी अगर हॉस्पिटल में बीमार हैं और मेरा दिल बेचैन है, तो क्या हम हार्ट अटैक से मर जाएं या भगवान के पास जाएं कि भैया कोई तो हेल्प करो? क्या स्पिरिचुअलिटी और फिजिकलिटी में कोई अंतर ही नहीं है? तो मटेरियल वर्ल्ड के लिए ये जो ऐसी जिसे कह लीजिए सुपरफिशियल आर्गुमेंट्स दिए गए, बनाए गए, वो कॉमन जनता को बड़ा अपील कर गए, क्योंकि उसमें डेप्थ ऑफ थिंकिंग नहीं थी। मगर ऑन द फेस ऑफ इट दे साउंड लाइक अ गुड आर्गुमेंट, विच दे आर नॉट, दे आर एसेंशियली एक्सट्रीमली सुपरफिशियल। तो मैं फिर ये कहूंगा, भारत की यदि धार्मिक व्यवस्था और सोच, और भारत की धार्मिक सोच क्या है? मॉडर्निटी। मुझसे किसी ने कहा एंशिएंट इंडियन, मैंने कहा भैया एंशिएंट इंडियन और मॉडर्न इंडियन क्या होता है? कौन सी एंशिएंट इंडियन की थॉट जो है वो पुरानी हो गई आज की डेट में? बाकी पृथ्वी तो वही की वही है यार। अब अगर पृथ्वी का भी एज कोई है कि भैया धरती जो है वो पुरानी हो रही है, तब तो तुम एंशिएंट एंड मॉडर्न में करो। लेकिन अगर एंशिएंट एंड मॉडर्न का डिवीजन तुम थॉट प्रोसेस के आधार पे कर रहे हो, रादर देन जियोलॉजिकल एज के आधार पे कर रहे हो, तो इंडिया के जितने भी थियोलॉजी, जितने भी थॉट प्रोसेस है, फिलॉसफी है, दे आर एज मॉडर्न एज इट गेट्स। What makes us ancient? Nothing. Ekam sat बहुधा वप्राह वदंती is article 25 that there is a freedom of consciousness and religion. आप जब कहते हो सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, basically you are talking about a welfare state. You don't make a distinction between गैर and गैर मजहबी and this मजहबी. This is a borrowed concept. हमारा वो है ही नहीं। इन्होंने जो कम्युनिस्टों ने जब हमारी थॉट प्रोसेस देखी तो हिंदू मुसलमान करके पढ़ाना शुरू किया। इन्होंने एंटिटी क्रिएट कर दी, जैसे इंडियन जो है वो एक, ये लैंड जो है ये बिलोंग्स टू एवरीवन, और कुछ इसमें बाहर के लोग भी आए तो इंडियन भी बाहर से ही आए हुए थे। ये प्रूव करने की कोशिश की फूहड़ थ्योरियों के द्वारा। क्योंकि अगर आप ये आर्ग्यू करते हो कि भाई हम बाबर को इसलिए नहीं एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि वो बाहर से आया था, तो इंस्टेड ऑफ ये प्रूव करने के कि बाबर बाहर से आया था या लोकल था, उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की आप भी बाहर से आए थे। तो सब बाहर से आए थे। अगर बाबर 500 साल पहले आया तो तुम साले 5000 साल पुराने आए हो। सभी बाहर से आए, कोई यही नहीं आकर। ये बेसिक आर्ग्यूमेंट था उनका। तो उन्होंने उस पर किताबें लिख दी पूरी की पूरी थ्योरी को जस्टिफाई करते हुए, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। आज मैं जब सुन रहा था ये गाना कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो उसमें लिखा गया कि एक जो भगवान का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वो मेघ श्याम की तरह दिखते हैं। मेघ श्याम मतलब काले भगवान, ठीक है ना? कलर उनका काला है मेघ की तरह। जब लाइक अ डार्क क्लाउड, मेघ श्याम। मेघ मीन्स क्लाउड, यस, मेघ मीन्स क्लाउड, जिसको हम ऐसे क्यूमुलस निम्बस बोलते थे अपने स्कूल कॉलेज डेज में। तो आप ये बताओ, जो ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी का चूरन बेचे पड़े हैं, जब हम कह रहे हैं हमारे भगवान काले थे, वो तो अयोध्या में पैदा हुए थे यार।
फिर कहां से हो गया ये गोरे रंग का वो चक्कर पूरा का पूरा? और जब उनकी वाइफ जो थी वो नेपाल से आ रही है और उनका कलर बिल्कुल वो फेयर रहा होगा क्योंकि वो तो नेपाल के पहाड़ी रीजन से है। तो ये जो डिवीजन बेवकूफी वाले इन्होंने किए कलर के आधार पे, जब हम कह रहे हैं कि अयोध्या में पैदा हुआ व्यक्ति काला था, तो इसका मतलब भगवान राम से जब हम अपनी सारी की सारी वैलिडिटी डिराइव कर रहे हैं, और अगर तुम रंग के आधार पे साउथ और नॉर्थ में डिस्टिंक्शन करते हो, तो साउथ नॉर्थ वाला चीख के कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण भी काले थे और भगवान श्री राम भी काले थे, और उनकी मूर्ति ये बहुत बढ़िया किया गया प्राण प्रतिष्ठा में कि काले रंग के भगवान। नॉट ओनली दैट, काले थे और राम को हमेशा आर्यपुत्र कहा जाता है। तो आप ये बताइए, आर्यपुत्र कहा जाता है तो फिर मतलब आर्यंस अगर गोरे थे, बाहर से आए थे, तो एक कृष्ण वर्णीय आदमी को, एक व्यक्ति को जो मेघश्याम वर्ण का है, कृष्ण भी है, तो उन्हें आर्यपुत्र कहने का क्या मतलब है? उसका रीजन ये है सर कि उन्होंने आर्यन जब वेस्ट एज एन ऑब्सेशन। नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि वामपंथियों का आर्यन का जो फैसिनेशन है ना, इट इज एन इम्पोज फैसिनेशन अपॉन अस। बिल्कुल, वो रीजन है कि वो आर्य को एक रेस की, दुनिया को वो रेस, यूरोप में एक ऑब्सेशन है रेस के फॉर्म में लोगों को देखने का। तो उन्होंने ये जो कलर का डिस्टिंक्शन था, भाई हमारे यहाँ कितने लोग होते हैं, हमारे यहाँ बड़ा मजाक मीम भी आता है कि एकदम पति काला, एकदम भयंकर काला है, उसका जो हस्बैंड है, अरे वाइफ है, वो गोरी है क्योंकि उसको सरकारी नौकरी लग गई है, ठीक है ना। तो ये फिनोमिना तो होता ही है। पॉइंट ये कि अगर आप नेपाल से अपनी वाइफ ला रहे हो, तो आपकी वाइफ का कलर तो मोस्ट प्रोबेबली फेयर होगा, तो फिर आपके बच्चे भी फेयर होंगे। तो इसमें कहां से ये आ गया कि ये कोई बाहर से आया था, कोई वहां से आया था? पॉपुलेशन का कलर से तो मेलेनिन का लेना तो अब तो प्रूव हो चुका है, वरना तो उन्होंने तो पता नहीं कौन कौन सी थ्योरी ऑफ कलर दे दिए थे भाई कि आप सोच नहीं सकते। बॉटम लाइन क्या है कि दे हैव क्रिएटेड थ्योरी आफ्टर थ्योरी आफ्टर थ्योरी, एंड मोस्ट ऑफ दीज थ्योरीज आर फूहड़, दे आर शैलो, they have no depth in that. Any person with a sane logical ability can make a puncture in it within a second. और उसमें दो थ्योरी ने जिसने भारत के मस्तिष्क पे जो सबसे ज्यादा हमला किया, वो थी थ्योरी ऑफ सेक्युलरिज्म, जो वो समझे नहीं, उसको उन्होंने बना दिया रिलीजियस फ्रीडम, और इंडिया की आइडेंटिटी को चेंज करने की कोशिश की। और दूसरा कि अब इंडिया में इंडिया का जो लोकल लॉज है उसको हिंदू लॉ करके पढ़ाते हैं। आप समझ रहे हैं ये जो बेवकूफी। और इंडिया के स्कूलों में, लॉ यूनिवर्सिटी में लॉ मैगजिम के लिए वो लैटिन मैगजिम पढ़ा रहे हैं। भाई तुम मैगजिम्स लैटिन के लेके आ रहे हो टू सॉल्व द गैप इन द लॉ, उसके बाद बता रहे हो कि मुसलमानों को इस्लामिक लॉ लग रहा है, विच बेसिकली एन अरेबियन लॉ, जिसको तुम यूनिवर्सलिटी ऑफ रिलीजन के नाम पे यूनिवर्सल लॉ बनाने पे तुले हुए हो। कैसे किसी को हम शरिया लॉ का परमिशन दे सकते हैं नेशन स्टेट के उसमें, जब बात ये हो गई कि लॉ बनाने का अधिकार उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को अपने हिसाब से होगा, तो फिर ऐसे तो भाई भारत के लॉ, भारत भी बोले कि जाकर कि भाई हमारा यूनिवर्सल रिलीजन है तो अब हम वैदिक लॉ से गवर्न होंगे, तो फिर ऐसे तो रिलीजन के नाम पे आप सारे लोकल लॉज को यूनिवर्सल बना दोगे। दिस नॉनसेंस इज टू बी स्टॉप्ड। सो मेरे कहने का मतलब है, एक तो इन्होंने सेक्युलरिज्म की जो इन्होंने मिसयूज किया, रिलीजियस न्यूट्रलिटी प्रूव करने की, कि भाई यूरोप का कॉन्स्टिट्यूशन आता है क्रिश्चियनिटी से पॉलिटिकल पावर को अलग करने का नाम है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन आता है यूरोपियन लोग जिन्होंने एबोरिजिन्स अमेरिकन का लैंड एक्वायर किया, छीना झपटा उसको, और उस पे उन्होंने ट्रीटी की क्योंकि गोरों के इंटरेस्ट को उन्होंने प्रोटेक्ट करना था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका इज एन एग्रीमेंट, इट्स अ ट्रीटी। Constitution of UK, constitutions of Europe is a result of depoliticization of Bible, and Constitution of India is the result of decolonization. हमें यह अधिकार इसलिए मिला अपना बनाने का क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई और लोग आ गए थे जो तुमको रूल कर रहे थे। तो अगर डीकॉलोनाइजेशन से हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार मिला, और इस कॉन्स्टिट्यूशन का अम्बिलिकल कॉर्ड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं डिफाइन होती, भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी उसके वेदों से, उसके पुराणों से, उसके कस्टम और कन्वेंशन से होता है। आज भी यूके में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो कहते हैं कि यूके का कस्टम और कन्वेंशन ही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो भैया इंडिया ने कौन सा ऐसा पाप कर दिया कि कस्टम और कन्वेंशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा?
और अगर हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया तो हमारा कस्टम और कन्वेंशन उस कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर ही दर्जा लगता है, क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ने उन कस्टम और कन्वेंशन को मिटाया नहीं या उनको ओवरराइड नहीं कर दिया। भारत की कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसलिए बनाने को मिला कि व्यवस्था बनाओ भारतीय होने के नाते, और भारतीय हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं बनाता, भारतीय हमें वेद बनाते हैं। वेद में डेफिनेशन है भारत की। जैसे मैं आप कहेंगे तो मैं भारत के आपको जो डेफिनेशन है वो बड़े उसमें इजीली आपको बता सकता हूं। सुन लीजिए, 3 मैंने रिसर्च करके निकाले थे जब मैं एक पेपर लिख रहा था। ऋषभो मरुदेव्याश ऋषभात भरतो भवेत भरताद भारतम वर्षः भरतात सुमस्ति तो भूत। इसका मतलब क्या होता है? ऋषभ वॉज बोर्न टू मरुदेवी, भरत बोर्न भारतवर्ष फ्रॉम भरत, ततश्च भारतम वर्ष में ते गेलु गेशियते भरताय यत पिता दत्तम प्रतिष्ठात वर्णम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दिस कंट्री इज नोन एज भारतवर्ष सिंस द फादर इंटरेस्टेड द किंग। आप कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं। So this country is known as Bharatvarsh since the time the father entrusted the kingdom to the son Bharat, and he himself went to the forest for aesthetic practices. Uttaram yatsa samudasya himadrayasya va dakshinam varshtad bharatam naam bharati yatra santati। अब हमारे आपको भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं बनाता, भारतीयों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने का अधिकार था। अमेरिकन्स बनाता है, लेकिन भारतीयों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया। देयर इज अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। हम भारतीय थे इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार हमें मिला और हमने ये व्यवस्था बनाई, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें भारतीय नहीं, लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन डज टू द पीपल ऑफ अमेरिका। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल कहता है We the people of India having solemnly resolved ourselves to constitute। हम लोगों ने भारत को बनाया है, भारत के। अब we the people of India, यानी पहले तो people of India एग्जिस्ट करते थे ना, तभी तो कह रहे हैं कि हम लोग we the people of India having solemnly resolved ourselves to constitute India into, now this is a transition thing, that means there was a pre-existing India, but now we are changing the shape of India, the political form of India. So what is it saying? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a socialist, secular, democratic republic, which means I think socialist and secular is nonsensical, but republic and democratic, these two are the main. Socialist and secular are backdoor entries. हाँ, नहीं socialism तो नहीं, but secular, yes, correct. नहीं, both. I don't think India needs नई जो प्रिंट निकाल के बांटी ना, तो उन्होंने कहा उसमें ये क्यों नहीं है, तो दिस इज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। सो मेरे कहने का ये, जी मैं इस बात को अब ये कंक्लूड कर दूं, मैंने ज्यादा ही बोल दिया, कि भारतीय व्यवस्था में यदि आपका प्रधानमंत्री बच गए, प्रधानमंत्री मोदी को स्कूल कॉलेज नहीं गए, मैं तो बड़ा सौभाग्य मानता हूं अपना। अगर वो स्कूल कॉलेज आईआईटी और ये सब चले जाते तो भैया हमको केजरीवाल मिल जाता। आप समझ लें, द मैन सिंपली गॉट द नॉलेज ऑफ इंडिया, he didn't got the skewed knowledge of India that were being thrusted upon us in our university and college। बच गए वो। और जो भारत की पूछे डिग्री क्या है, डिग्री क्या होती है भाई? साला नकल मार के भी आदमी डिग्री खरीदता है। तुम्हारे पास पैसा है तो तुम डिग्री खरीद सकते हो आज की डेट में। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए क्या आपको सिर्फ टैलेंट चाहिए, पैसे चाहिए? मैं दुनिया के कई फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ा हूं, मैंने वहीं पे अप्लाई किया जहां मुझे स्कॉलरशिप मिलता था। ऐसी यूनिवर्सिटी में तो मेरी अप्लाई करने की हिम्मत नहीं होती थी, जिसका पैसे देने की मेरे पास क्षमता नहीं थी, फॉर्म अप्लाई करने के पैसे नहीं होते थे। आई हैव बीन लकी, दैट्स ऑल आई कैन से। 3 यूनिवर्सिटी से मैंने बाहर पढ़ाई की। तो मेरे कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी इज अ लीडर। वो अगर बैठेगा भारत की गद्दी पे तो राम मंदिर बनेगा। केजरीवाल को बैठा दिए, सब फ्री कर देंगे, देशे फ्री में कर देंगे। वो आपको पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट दे देंगे। तो गलती व्यवस्था की नहीं है। मैं प्रोफेसर तो बनूंगा ही नहीं। अब मैं प्रोफेसर बन के बोलूं अच्छा पास हो रहे तो लाओ पैसे लाओ, बात यही है। भारत के लोगों, अब भारत का जनमानस जाग रहा है। कल कॉन्स्टिट्यूशन का प्राण, आज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है।
क्योंकि अब ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन वेदों से जाकर के इसका अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ गया है। मगर अभी स्कूल कॉलेजों में प्राण प्रतिष्ठा बची हुई है। जब तक मैं लॉ के यूनिवर्सिटी में लैटिन मैगजीन पढ़ाऊंगा और भारतीय लॉ को हिंदू लॉ करके पढ़ाऊंगा, जब तक हम सेक्युलरिज्म का बिना मतलब समझाए कि भाई हमको सेक्युलरिज्म की आवश्यकता नहीं है, जिसकी बीमारी थी उसको सेक्युलरिज्म चाहिए था, हमारे पास वो बीमारी नहीं थी। हमारे यहाँ बीमारियां थी, ये भी हमें नहीं कहना है कि हमारे यहाँ कोई बीमारी नहीं थी, हम बड़े ही जबरदस्त लोग थे, मगर उसका इलाज दूसरा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑन्कोलॉजी एंड टीबी। यहाँ मैं तुम्हारे तीन शब्द में यहाँ बता देता सर, वेरी सर, गाइडिंग अब हमें ना 1 घंटे का डिस्कशन हो चुका है, कंक्लूडिंग रिमार्क आप ही कर दीजिए सर। चलिए ठीक है। तो 3 शब्द जो है, नीति, नियति और नियत। नियत अगर अच्छी है तो नीति अच्छी होगी, और नीति अच्छी होगी तो नियति भी अच्छी होगी। यहाँ तो नियत में ही खोट है। नियत में नहीं खोटे, उनको पढ़ा करके उनका दिमाग, ये ना कि ब्राउन कलर में व्हाइट माइंडसेट। हाँ? भाई मैं बताता हूं, मेरे कलीग हैं बड़े अच्छे दिल के, उनका ही वो कन्विंस्ड है कि 2 नेशन थ्योरी की वजह से भारत नहीं टूटा, इसलिए टूटा, और वो बच्चों को पढ़ा भी रहे, इसलिए टूटा भारत क्योंकि हिंदू मुसलमानों के ऊपर जोर करते थे। ये पढ़ा दिया गया है, और प्रोफेसर को, ये प्रोफेसर पढ़ के जो बंदा बन रहा है वो ये बता रहा है लोगों को। ये भी बता दिया गया है, मतलब भारत में ब्राह्मण्स को विलेन बना दिया गया, वो बताने के लिए कि ये कितने मक्कार लोग थे। ये नहीं बताया कि यहाँ की औरतों को उनकी रेप करके और बाहर के बाजारों में बेचने वाले लोगों को हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉग बना दिया। जिन्होंने हमारी बच्चियों का रेप किया, उन्हें जाकर के बाहर के उसमें बेचा, वो हमारे वो बाबर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्मिस्ट हो गया हमारे यहाँ। खिलजी और बलबन ने सो कॉल्ड मार्केट रिफॉर्म दे दिया, ये पढ़ा दिया हमारे बच्चों को। Those people who were simply obsessed with the flesh of a woman, जिनके लिए औरत की स्थान सिर्फ भोग है, वो एक क्या नाम है, मर्द के अधीन रहने वाली कोई प्रॉपर्टी है। They were made the constitutional ideologue of India. Mughals are the constitutional ideologue of India, for God's sake. जिनका दिमाग जो है, जिनका दिमाग जो है, जिनका दिमाग जो है, it exists in the pelvic region. Exactly. बाकी समझ गई बात। वो भी आप ये देखिए, इनकी धृष्टता देखिए। मुगल जो हैं, ये लोग इस सेंट्रल एशिया के रीजन के रहने वाले, ये नोमैड है भाई, एक जगह टिकते नहीं है। इनका हार्श ऐसा ही होता है, और इनको बता दिया कॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये यहाँ पे सिस्टम क्रिएट, जिनका खुद का सिस्टम नहीं है वो तुमको कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम देने आए थे। अरे भाई कुछ तो शर्म करो यार। वो यहां आए थे क्योंकि उनको बेहतर लाइफ मिल सके। अब मैं जर्मनी चला जाऊं और जर्मनी की किसी लड़की से गलती से शादी कर लूं, फिर मैं कहूं कि अब तो जर्मनी के सारे ये चर्च बंद करो, वहां पे अब मंदिर शुरू करो, वहां से जर्मन हटाओ, संस्कृत शुरू करो। ऑल्दो ये बात अलग है कि जर्मनी में मैंने जितना हिंदुइज्म के लिए ऑब्सेशन देखा वहां कहीं नहीं देखा। हर जर्मन के घर में बुद्धिज्म और ये प्राणायाम, योगा, और सबसे ज्यादा नमस्ते कहने वाले मुझे जर्मन मिले आज तक। ऑब्सेशन है वहां पे। अभी देखिए वो प्रधानमंत्री मोदी ने भी तो एक कैसेंड्रा करके लड़की का वो शेयर किया हुआ है। भाई साहब, जर्मन जितना संस्कृत सीखते हैं और जितना थरोनेस से सीखते हैं ना, उतना काशी में ब्राह्मण नहीं सीखते। उनके उच्चारण जितने शुद्ध होते हैं, यहाँ तो अपने यहाँ लोगों का क्ष को छ कर देते, क्षमा कर देते हैं। क्षमा नहीं कर सकते आज, क्षमा कर देते हैं, और गरुड़ का गरुण कर देते हैं, या कवर्ण को कवर्ण कर देते हैं। सर मुझे पता है आज हमारा पैनल जो है वो इतना गजब लेवल का है कि डिस्कशन कभी खत्म नहीं होने वाली है। और मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है, सवाल पे सवाल। सर पेज भर चुके हैं, 2 सवाल निकालते, लेकिन सवाल ये है कि टाइम तो कंस्ट्रेन है। तो कंक्लूडिंग रिमार्क मेरे हिसाब से सर गिरधर जी आप बताइए। गिरधर सर आप बताइए कंक्लूडिंग रिमार्क जी, और यहीं पर हम इस डिस्कशन को ओवर करेंगे सर। जी, अभिषेक जी से मैं बहुत से इश्यूज पे मैं सहमत हूं, मगर मैं अलग राय रखता हूं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमने नहीं बनाया। ये 1935 कॉन्स्टिट्यूशन का हमने हैश किया है, और BN राव ने ऑलरेडी इनको ड्राफ्ट करके दे दिया ड्राफ्टिंग कमेटी को। इसमें छोटी सी चेंजेस इधर उधर हुआ है, मगर अदरवाइज नथिंग। तो आई स्टिल डोंट कंसिडर दिस टू बी अ भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन। और दिस हैज बीन डिफाइंड, ये जो बनी है वो वेस्टफाइल जो सोच है उनका, जो जोग्राफिक वो है, उनके बेसिस पे ये बनी है। तो
मान लीजिए कि वास्को डी गामा वो क्या भारत आया था या ट्रावनकोर आया था, अलेक्जेंडर भारत आया था या वो सिंध आया था। तो वी हैड मल्टीपल किंगडम्स, मल्टीपल रूल्स, मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशंस हियर, फिर भी इसको भारत कहा है हमने। तो आवर कॉन्सेप्ट्स वर कंप्लीटली डिफरेंट। वो कॉन्सेप्ट हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन में दिखेगा नहीं आपको। कोई कराची में कोई मरता है तो ही विल नॉट गेट वीजा टू गो एंड इमर्स हिज एशेस इन प्रयागराज, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन उनको अलग देखती है। दे डोंट कंसिडर देम टू बी ए सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट। सिमिलरली आपकी जो इकोनॉमिक मॉडल है दैट इज बेस्ड ऑन इधर कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म और सोशलिज्म। इट इज नॉट बेस्ड ऑन योर धर्म अर्थ काम मोक्ष। आपका जो चीज है उसके आधार पे नहीं बनी हो। सिमिलरली आपका इलेक्टोरल सिस्टम देख लीजिए आप, ये फिट होता है जहां आपको एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट व्हाइट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको मिलेगा। वहां डिफरेंसेस क्या होगा, प्राइवेट का कंट्रोल ज्यादा होना है, गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा होना है, उसके आधार पे आपने इलेक्शन करवा सकते हो। इधर हर गांव में आपका डिफरेंसेस हैं। आप कितने क्या कहते हैं, डिफरेंसेस नहीं, क्या कहते हैं उसको, विविधता है इसमें, विविधता है। उस विविधता को आप कहां रिप्रेजेंट कर पा रहे हो? गोरखा से हमारी यहाँ गोरखा रेजिमेंट्स हैं, उनका पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन होगा? पूरा सिंध ने आपने उठा के पाकिस्तान को दे दिया। पंजाब तो टूटी है, कश्मीर टूटी है, बंगाल टूटी है, मगर पूरा सिंध आपने दे दिया। सिंधियों को रिप्रेजेंटेशन के लिए आप नहीं दिया, मगर एंग्लो इंडियंस को आपने रिप्रेजेंटेशन दे दिया आपके असेंबलीज और पार्लियामेंट में। तो सो मेनी अनरिप्रेजेंटेड पीपल आर गोइंग। किसी के 30% वोट मिल गया तो वो एमपी बन रहा है, बाकी 70% उसको वोट नहीं दिया ना। उनका सोच का कोई मतलब बनता है कि नहीं बनता है? तो डज दिस इलेक्टोरल सिस्टम सूट अ सिविलाइजेशन लाइक अस, अ डाइवर्स सोसाइटी लाइक अस? तो बहुत प्रश्न है इसमें, इसीलिए ये सिस्टम भी हमें फिट नहीं होता है। उसको हम हमारी तरफ से जुगाड़ करके उसको कहीं ना कहीं भारतीयकरण करने का कोशिश किया है। इसीलिए वी हैव डन मोर देन 100 अमेंडमेंट्स उसके ऊपर किया है हमने, और भी और सो करेंगे, फिर भी ऐसे चलेगा। इट इज लाइक कैंसर को आपने बैंडेड लगा के चला रहे हो, ये नहीं चलेगा। वी नीड टू लुक एट थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। हाँ, आई एग्री विद अभिषेक जी, वी नीड सम बेसिस कि कौन लॉ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये सब चीज चाहिए हमें। दैट आई एम फुली इन एग्रीमेंट विद हिम, बट इट शुड बी डिस्कस्ड एंड न्यू। जब हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को देख के इसको अमेंड करने बैठेंगे तो ये नहीं चलेगा। लेट अस लुक एट अवर सिविलाइजेशन, इसमें हमारी धारणा क्या है, हमारी एक्सपीरियंसेस क्या है, उसके आधार पर लेट अस डिफाइन इट इन द मॉडर्न टर्मिनोलॉजी। जब तक ये नहीं होगा तब तक यही प्रॉब्लम्स हमें चलते रहेंगे। सेम मोदी जी क्यों आज तक आपकी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वो निकाल नहीं पाए? क्यों उनको सीए लॉ लाने के बाद भी रूल्स क्यों नोटिफाई नहीं करने पाए? क्योंकि देयर प्रेशर्स आर देयर। आई मीन सिस्टम ऐसा ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप करना चाहते हो तो भी नहीं कर सकते हो। कुछ चीजें आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाएंगे तो भी कोर्ट ने उसको खारिज कर देगी, एनजेएसी जैसा उठा के फेंक दिया हो। तो आप डू यू थिंक यू आर सुप्रीम इन मेकिंग अ लॉ? नो, कोई और आपके ऊपर बैठा है। तो दे आर नॉट इलेक्टेड, अनइलेक्टेड पीपल विल डिसाइड आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो दीज प्रॉब्लम्स आर देयर। ये तो लंबा बहस है, लंबा चर्चा है, बट लार्जली आई एग्री विद अभिषेक जी कि वी नीड अ सिविलाइजेशनल मॉडल फॉर अस। वी नीड सिविलाइजेशनल अवेकनिंग भारत में ये होना चाहिए, और वो इट हैज टू कम फ्रॉम आवर एजुकेशन सिस्टम। हर स्तर पे हमें होना चाहिए, दैट आई फुली अग्री। बट इवन द जो फ्रेमवर्क ढांचा हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी आपको वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी निकालना है। वी नीड टू रेप्लिकेट इट विद अवर जो सिविलाइजेशन हमारी जो सोच है उनको इसमें हमें लाने का जरूरत है। तो दैट्स व्हाट आई बिलीव। आई मीन ये तो लंबा चलेगा, बट ऑल टुडे वी कैन सेलिब्रेट कि भगवान राम फिर दोबारा विराजमान हो गया, फिर वापस आ गया। तो कुछ भी हो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, कुछ भी हो, धर्म का एक शक्ति मिल गया है। आने वाले दिनों में देश में धर्म का वर्चस्व बढ़ेगा और धर्म के आधार पर इस देश चलेगा, ऐसा
हमारी क्या कहते हैं उसको बिलीफ है, और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस देश का जो विश्वगुरु स्थान है उसको दोबारा कायम करें, और इस यहाँ हमारी जो सिविलाइजेशनल हमारी जो परंपराएं हैं उसके आधार पर यहाँ जीवन पद्धति जो चली थी उसको दोबारा एस्टैब्लिश करें, और हम में जितने भी जो भी कॉलोनाइज्ड माइंडसेट है उसको निकालें। अल्टीमेटली वी नीड टू गो बैक टू अ स्टेट वेयर ये हमारी जो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अल्टीमेटली वो इस देश में फिर दोबारा कायम हो, ऐसा मेरी प्रार्थना है भगवान से। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर डिबेट तो खैर क्या, एक डिस्कशन था उसमें बड़े एक अलग ही लेवल का था। अब हमें है ना, मैं एक दिन है ना आराम से बैठ के इस पे डिस्कशन करूंगा वेदर वी वांट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन और जो या फिर पुराना जो है वो चलता रहेगा, और मैं आप दोनों को जरूर बुलाऊंगा उसके अंदर। मैं आज तो देखिए 1 घंटा 5 मिनट हो गए, 30 मिनट का हमारा डिस्कशन था और 35 मिनट्स हो चुके हैं, और अभिषेक भाई भी ईमानदारी से कहते भाई 7:30 तक। मैंने कहा भाई पक्का, भाई साहब माफी। अगले टॉपिक पे अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज का तो कंक्लूडिंग रिमार्क यही है कि भाई साहब अभी बहुत कुछ होना बाकी है। रामलला घर विराजमान हुए और उनके लिए हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। हम बॉटम लाइन की फॉर्म में हम चारों इस चीज को मानते हैं और अच्छे तरीके से मानते हैं। युग परिवर्तन आज हुआ है और प्रोसेस आज शुरू हो गया। नाउ वी आर ऑन इन अ नेक्स्ट फेज ऑफ यू कैन से एरा। इसी के साथ इस टॉपिक को यहीं डिस्कस करते हैं, रखते हैं। अगले टॉपिक पे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को मेरे शत शत नमन के आपने अच्छा खासा डिस्कशन डायमेंशन देके मजा सा दिला दिया भाई। थैंक यू। जय